तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 22 है और इस क्लास में आज हम लोग संसद का कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस इन पार्लियामेंट। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग संघ के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 52 से 151 तक, जो कि संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक आता है, जिसके अंतर्गत हम लोग इसको तोड़ के पढ़ते हैं। पहला संघ की कार्यपालिका, फिर आपका संघ की विधायिका, फिर आपका संघ की न्यायपालिका, उसके बाद है कैग। तो कार्यपालिका जो कि आर्टिकल 52 से 78 तक था वो कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद हम लोग संघ की विधायिका पढ़ रहे थे, जो कि आपका आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक आता है, ठीक है, जिसमें हम लोग लोकसभा पढ़ चुके हैं, राज्यसभा के बारे में पढ़ चुके हैं, राज्यसभा लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग संसद का कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस इन पार्लियामेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम सभी को पता है कि जो भारत है, इस भारत में कानून बनाने का अधिकार जो है वो आपका केवल संसद को दिया हुआ है, कानून बनाने का अधिकार। और ये संसद जो है वो कानून बनाती है। संसद में जो लोग बैठे होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, उन लोग को हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, यानी कि MP कहते हैं। और उनका काम होता है कानून निर्माण करना। और ये कानून कब निर्माण होता है? तो ये राष्ट्रपति के सहमति के बाद निर्माण होता है। अगर कोई विधेयक लोकसभा में आया तो लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर कोई विधेयक राज्यसभा में आया तो राज्यसभा से फिर लोकसभा में जाएगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। ये दोनों प्रोसेस गुजरना बहुत ज़रूरी है। और राष्ट्रपति का जब तक साइन नहीं लगेगा उसके ऊपर, तो फिर वो विधेयक नहीं बनेगा, मतलब वो विधेयक जो है वो कानून नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं विधेयक। तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं ये भी थोड़ा सा जानना होता है कि आखिर हम लोग बार बार विधेयक की बात करते हैं, तो विधेयक आखिर ये होते कितने प्रकार के हैं। विधेयक यानी कि बिल। तो बिल देखें तो ये आपके टोटल 4 तरह के होते हैं। पहला है आपका साधारण विधेयक, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। दूसरा है आपका धन विधेयक, जिसको बोलते हैं मनी बिल। तीसरा है आपका वित्त विधेयक, जिसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। और चौथा है आपका संविधान संशोधन विधेयक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट, या फिर ये बिल हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं, संविधान संशोधन विधेयक। तो ये विधेयक का और देखिए हम लोग तो कितने प्रकार के विधेयक है, तो टोटल चार तरह के विधेयक है। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये 4 तरह के आते हैं। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो अब हम लोग थोड़ा सा साधारण विधेयक क्या है, ऑर्डिनरी बिल, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं संसद का कानून बनाने की प्रक्रिया कि संसद आखिर कानून कैसे बनाती है। तो सबसे पहले बिल लाया जाता है। बिल 4 प्रकार के होते हैं, साधारण, धन, वित्त और संविधान संशोधन। इन सभी बिल के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा एक एक करके डिटेल से आगे, ठीक है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा साधारण विधेयक के ऊपर जान लेते हैं। और सभी में प्रोसेस एक ही होता है। धन विधेयक का प्रोसेस वही है कि पहले लोकसभा फिर राज्यसभा ऐसे करके जाएगा। धन विधेयक भी है, वही है आपका लोकसभा राज्यसभा। और अगर कोई बिल अगर इनमें से राज्यसभा में आया तो राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा से फिर आपका राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो वही कहानी लगभग मोरलेस सभी जगह है सेम। तो साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल किसको कहते हैं वो देख लीजिए। तो साधारण विधेयक वो विधेयक होते हैं जो धन, वित्त और संविधान संशोधन से संबंधित नहीं होते हैं। तो अगर साधारण विधेयक की बात करें तो वैसे विधेयक जो धन, वित्त और संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे साधारण विधेयक। अगर वो धन से संबंधित है तो फिर धन विधेयक, मनी बिल। अगर वो वित्त से संबंधित है तो वित्त विधेयक, यानी कि फाइनेंस बिल। अगर वो संविधान संशोधन से संबंधित है तो आपका संविधान संशोधन बिल, यह भी विधेयक हो जाएगा। और इन सभी तीनों में अगर तीनों से संबंधित नहीं है तो उसको हम लोग साधारण विधेयक कहेंगे, यानी कि ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा विधेयक होता है क्या? हाँ, होता है। जैसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये हो गया। कृषि विधेयक, ये हो गया। तो कृषि विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक, ये सभी साधारण विधेयक के ही एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो साधारण विधेयक है ये 2 प्रकार के होते हैं। तो साधारण विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो आप याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन सा है तो देख लीजिए। एक है आपका सरकारी विधेयक और एक है आपका गैर सरकारी विधेयक। तो हम लोग साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं। तो साधारण विधेयक जो है वो आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका सरकारी विधेयक और एक आपका गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक किसको कहते हैं? तो ये सरकारी विधेयक सरकार के मंत्री पेश करते हैं।
तो अगर सरकार के मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद जान रहे हैं ना, मंत्रिमंडल छोटा सा रूप है, मंत्रिपरिषद का ही भाग है। मंत्रिपरिषद जो है टोटल कुल जो है लोकसभा जो सरकार है उन लोगों का, तो उन लोगों का कुल लोकसभा सदस्यों में कुल लोकसभा सदस्यों का 15% से ज़्यादा नहीं होगा, प्रधानमंत्री सहित लोकसभा का। कौन? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का संख्या कितना होगा? तो कुल लोकसभा के सदस्यों के जो है 15% से ज़्यादा नहीं होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो उसमें जो भी मंत्री होंगे, अगर वो कोई अगर विधेयक ला रहे हैं जो कि धन, वित्त और संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है, उसको बोलेंगे साधारण विधेयक, लेकिन वो सरकारी विधेयक कहलाएगा। वहीं अगर कोई मंत्री नहीं है, मान के सरकार में है, जैसे भी बीजेपी है और आपका एनडीए का गवर्नमेंट है, इन लोग मिल के ही सरकार बनाया है, तो इसके अलावा जो भी वहाँ पे कांग्रेस के है या आम आदमी पार्टी के है, अगर कोई भी दल वहाँ पे जाता है, कोई भी विधेयक लाता है, तो उसको लोग बोलेंगे गैर सरकारी विधेयक। मतलब इसको कोई मंत्री पेश नहीं करता है, इसको कोई सांसद पेश कर रहा है, कोई सांसद पेश करता है, उसको बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक। अगर कोई मंत्री पेश करेगा जो मंत्री परिषद का सदस्य हो, उसको बोलेंगे सरकारी विधेयक। तो साधारण विधेयक जो है वो आपका 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार का? तो 2 प्रकार का। ठीक है, यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब आगे देखिए हम लोग इसके आगे। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। या जो है ये तो, या अगर चाहे तो ये लोकसभा में भी पेश हो जा सकता है और ये राज्यसभा में भी पेश हो जा सकता है। तो साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। साधारण विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी बिल और गैर सरकारी बिल। सरकारी बिल को मंत्री पेश करते हैं, जबकि गैर सरकारी बिल को कोई सांसद पेश करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया है? इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग संसद का कानून बनाने की प्रक्रिया देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले विधेयक की बात करें। विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण विधेयक, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साधारण विधेयक क्या होता है? तो जो धन, वित्त और संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है तो साधारण विधेयक हो जाएगा। जैसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, कृषि विधेयक, ये सभी जाने। ये 2 प्रकार के होते हैं, वो जान लिए। अब देख लीजिए, किसी भी विधेयक को प्रत्येक सदन में 3 चरणों से गुजरना होता है। तो अगर कोई भी विधेयक है, कोई भी विधेयक, 4 को विधेयक बताया ना, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये 4 को विधेयक बताए हैं, बिल बताए हैं। ये 4 को बिल, कोई भी बिल आए उसको प्रत्येक सदन में 3 चरणों से गुजरना होगा। तो 3 चरण लोकसभा में, फिर 3 चरण राज्यसभा में। अगर वो बिल लोकसभा में आया तो पहले लोकसभा में 3 चरणों से गुजरेगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पे भी 3 चरणों से गुजरेगा। अगर कोई विधेयक राज्यसभा में आया तो वो राज्यसभा में 3 चरणों से गुजरेगा, फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में भी 3 चरणों से गुजरेगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ये कहानी है। तो किसी भी विधेयक, यानी कि 4 विधेयक है, तो चारों विधेयक में किसी भी विधेयक को प्रत्येक सदन में 3 चरणों से गुजरना होता है। प्रत्येक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चारों सदन जो है, सभी विधेयक को हम लोग मिलाकर बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए आप कन्फ्यूजन मत लीजिएगा कि भैया आप तो केवल साधारण विधेयक क्या बता रहे हैं, बाकी का नहीं बताएं। ऐसा नहीं होगा। तो हम चारों को बतला रहे हैं यहाँ पे, चारों का सेम है, इसलिए याद कीजिए, याद रखिएगा हमेशा इसको। तो किसी भी विधेयक को प्रत्येक सदन में 3 चरणों से गुजरना होता है। अब ये 3 चरण कौन कौन है वो देख लीजिए। पहला सदन में 3 चरण आएगा। प्रथम सदन, देखिए, पहला सदन में 3 गो चरण आएगा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। फिर दूसरा सदन में जाएगा, दूसरा सदन में भी प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण ये आएगा। अब देखिए, पहला सदन मान लीजिए पहला कि आया है वो आपका लोकसभा में आया है। कहाँ पे आया है? लोकसभा में आया है। तो लोकसभा में पहले ये 3 गो स्टेज से 3 गो चरणों से पास होगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी ये 3 गो चरणों से पास होगा। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा। और यहाँ पे मान लेते हैं कि पहला कोई विधेयक है वो लोकसभा में आया, तो लोकसभा में 3 गो चरणों से पास होगा। कैसे कैसे देख लीजिए। पहला है प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या है कि संबंधित विभाग का मंत्री विधेयक को पेश करेगा। तो जो भी विधेयक आया है, अगर कृषि विधेयक आया है तो कृषि संबंधी विभाग का जो भी मंत्री होगा वो इसको पेश करेगा। अगर वो नागरिकता संबंधी विधेयक है तो वो नागरिकता संबंधी जो भी मंत्री होगा उसको वही पेश करेगा। ठीक है ना। फिर विधेयक पर प्रथम वाचन होगा। प्रथम चरण में क्या होगा, तो पहले मंत्री उसको पेश करेगा, संबंधित विभाग का मंत्री। फिर
विधेयक पर प्रथम वाचन होगा। उसके बाद विधेयक की प्रतिलिपि कॉपी सभी सदस्यों को बांटी जाएगी। मतलब कि सभी का जो प्रिंटेड एक तरह से नोट्स बांटा जाएगा कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं भैया, तो उस टॉपिक का नोट्स सभी को बच्चों को दे दीजिए, उससे पढ़ने में आसानी होगा। तो सेम यहाँ पे कि जिस विधेयक के ऊपर भी बात चल रहा है उस विधेयक का प्रतिलिपि एक कॉपी प्रिंटेड नोट्स जो है सभी सदस्यों को वितरण किया जाएगा। उसके बाद भारत सरकार के गजट में भी इसको प्रकाशित किया जाएगा। और ये भारत सरकार का जो भी गजट है उस गजट में भी ये चीज़ क्या होगा, प्रकाशित होगा। तो पहला चरण में ये होगा, पहला चरण में जो है यही 3-4 वो काम होगा। पहला चरण में क्या काम होगा कि संबंधित विभाग का मंत्री उस विधेयक को पेश करेगा, पहला काम। दूसरा काम कि विधेयक पर प्रथम वाचन प्रारंभ होगा, ठीक है, विधेयक पर प्रथम वाचन ये होगा। फिर विधेयक का जो भी प्रतिलिपि कॉपी है उसको सभी सदस्यों में बांटा जाएगा, 3 गो काम। चौथा काम, इस को जो है वो भारत सरकार के गजट में भी इसको प्रकाशित किया जाएगा, 4 गो काम। तो पहला चरण में 4 गो काम। अब आइए पहला चरण में ये हो गया। अब आइए दूसरा चरण। दूसरा चरण यानी कि सेकेंड स्टेज में क्या काम होगा। तो सेकेंड स्टेज में क्या काम होगा वो देख लीजिए। सेकेंड स्टेज में विधेयक पर क्या होगा, तो चर्चा होगा। विधेयक पर चर्चा पहला चरण में नहीं होगा, पहला चरण में उसको पेश किया जाएगा, ये सब काम होगा। विधेयक पर वाचन होगा, लेकिन चर्चा और बहस दूसरे सदन में होगा, मतलब दूसरे सदन नहीं, दूसरे चरण में होगा, दूसरे चरण में होगा। उसके बाद विधेयक की जांच करने के लिए एक प्रबल समिति का गठन किया जाएगा। तो सवाल उठता है कि विधेयक का जांच करने के लिए दूसरे चरण में किस समिति का गठन किया जाता है, तो वो है आपका प्रबल समिति पर गठन किया जाता है, प्रबल समिति का गठन किया जाएगा। तो पहला चरण में ना बहस होगा ना चर्चा होगा, पहला चरण में कोई समिति का गठन भी नहीं होगा। पहला चरण में केवल वाचन होगा, उसको पेश किया जाएगा, उसका प्रतिलिपि बांटा जाएगा, भारत सरकार के गजट में उसको प्रकाशित किया जाएगा। दूसरे चरण में उसके ऊपर बहस होगा, चर्चा होगा, फिर उसके लिए एक प्रबल समिति का क्या होगा, गठन किया जाएगा उसकी जांच करने के लिए। उसके बाद अगर विधेयक में संशोधन करना है तो विधेयक पर संशोधन जो है वो यहीं पे होगा, दूसरे चरण में ही, ठीक है। दूसरे चरण में क्या हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा। उसके बाद आप आइए तीसरे चरण में। दूसरा चरण समझ में आ गया। अब आइए तीसरे चरण में। तीसरे चरण में क्या होगा, तो विधेयक में भाषाओं के संशोधन किए जाएंगे। अगर विधेयक में अगर कोई भाषा अगर ठीक नहीं है तो उस भाषा को चेंज किया जाएगा। विधेयक के ऊपर अब वोटिंग होगा। तो वोटिंग कब होगा, तो तीसरे चरण में होगा, पहले दूसरे चरण में नहीं होगा। विधेयक पर वोटिंग तीसरे चरण में होगा, विधेयक पर वोटिंग। उसके बाद विधेयक का पारित होना या फिर विधेयक का पारित नहीं होना, ये फिर वहाँ पे फैसला होगा कि विधेयक का पारित होना या विधेयक का ना पारित होना, यहीं पे डिसाइड होगा कि अब ये विधेयक पास करना है कि नहीं करना है। अगर विधेयक को पास करना है तो फिर यहाँ से ये तीसरा चरण कंप्लीट हो जाएगा, फिर यहाँ से इसको फिर दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। और अगर विधेयक को रोकना है किसी भी कारणवश तो यहीं से फिर उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो विधेयक पे सहमति देना है कि उसको पे रोक लगाना है, वो तीसरे चरण में ही डिसीजन लिया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो किसी भी विधेयक को प्रत्येक सदन में 3-3 चरणों से गुजरना होता है। पहले तो अगर जिस विधेयक को जिस सदन में भी पेश किया जाए वहाँ पे 3 गो चरण आएगा। पहला चरण में संबंधित विभाग का मंत्री बिल को पेश करेगा और विधेयक पर प्रथम वाचन करेगा और विधेयक का प्रतिलिपि का जो है कॉपी सभी सदस्यों को बांटेगा और इसको भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया जाएगा। दूसरे चरण में क्या होगा, बिल पर चाहे बहस होगा, चर्चा होगा और फिर क्या होगा, दूसरे सदन में ही बिल की जांच करने के लिए एक प्रबल समिति का गठन किया जाएगा। फिर यहीं पे दूसरे सदन में क्या होगा, अगर विधेयक में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो यहीं पे होगा। तीसरे चरण में क्या होगा, अगर विधेयक के भाषाओं में संशोधन करना है तो वो दूसरा चरण में नहीं होगा, वो तीसरा चरण में होगा। फिर विधेयक के ऊपर अगर वोटिंग होगा तो तीसरे चरण में होगा। फिर विधेयक के ऊपर मंजूरी देना है कि उसको रोक देना है, वो यहीं पर पारित होगा। और तीसरे चरण में अगर उसको मंजूरी मिल गया तो पहले चरण से फिर दूसरे चरण में जाएगा। तो पहले से दूसरे चरण में वो चला जाएगा। तो ये आ जाएगा दूसरे चरण नहीं, मतलब दूसरे सदन। तो पहले सदन से वो दूसरे सदन में फिर वो चला जाएगा विधेयक। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अब दूसरा सदन में क्या क्या होगा। देखिए, यदि विधेयक प्रथम सदन से पारित हो जाता है तो उसे फिर वो कहाँ जाता है, तो वो दूसरे सदन में जाएगा। तो अगर पहले सदन में अगर वो पारित हो जाएगा तीनों चरणों से तो वो फिर दूसरे सदन में जाएगा। फिर दूसरे चरण में क्या होगा, तो दूसरा चरण में फिर यही 3 गो प्रक्रिया होगा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण में विधेयक को पेश किया जाएगा, सेम वही कहानी यहाँ पे भी होगा। संबंधित विभाग का मंत्री फिर पेश करेगा यहाँ पे आपका दूसरे सदन में। फिर यहाँ पे विधेयक के ऊपर वाचन होगा,
फिर यहाँ पे विधेयक के ऊपर जो है प्रतिलिपि कॉपी जो सभी सदस्यों में बांटा जाएगा। फिर भारत सरकार के गजट में इसको प्रकाशित किया जाएगा। फिर दूसरे चरण में बहस और चर्चा होगा। फिर यहाँ पे संशोधन होगा। फिर यहाँ पे ये इस विधेयक का जांच करने के लिए वहाँ पे भी प्रबल समिति गठन होगा। फिर तीसरा चरण में जाएंगे, वहाँ पे विधेयक के ऊपर वोटिंग होगा। विधेयक को पारित करना है कि नहीं करना है वो वहाँ पे भी डिसीजन लेगा। राज्यसभा में भी डिसीजन होगा। अगर राज्यसभा में गया है, दूसरा सदन राज्यसभा है तो, अगर कहीं दूसरा सदन लोकसभा ही है तो फिर वहाँ पे भी अलग कहानी होगा, यहाँ पे भी अलग कहानी होगा, ऐसे ही। ठीक है, तो फिर वो तीसरा चरण सेम जैसे पहला चरण पहला सदन में 3 गो चरण बताए हैं, वही सेम तीनों चरण दूसरा सदन में भी होगा, वही सेम फॉलो। फिर अगर वहाँ पे भी तीसरा चरण बता देता है दूसरा सदन का तीसरा चरण कि विधेयक को पारित कर देना है, तो सिंपल सी बात है, वो सीधे फिर कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो विधेयक पे वोटिंग होगा। फिर विधेयक को पारित करना है कि नहीं करना है वो वहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। अगर विधेयक को अगर पारित कर दिया जाता है तो फिर वो अगर दोनों विधेयक से अगर दोनों सदनों से विधेयक अगर पारित हो जाता है तो पारित हो जाने के बाद अनुच्छेद 111 के तहत, तो अगर दोनों सदनों से अगर विधेयक पारित हो गया तो दोनों सदनों से विधेयक पारित हो जाने के बाद अनुच्छेद 111 के तहत वो किसके पास जाएगा, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति इस पर चाहे तो अपना सिग्नेचर कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, और चाहे तो पुनर्विचार के लिए भेजा भी सकते हैं। तो अगर राष्ट्रपति इसके ऊपर अगर सिग्नेचर कर देते हैं तो ये फिर विधेयक जो है वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो विधेयक से कानून बनने का प्रक्रिया यही था आपका। विधेयक से कानून बनने के पीछे का प्रक्रिया क्या था, यही था जो भी आपको हम बताए हैं। यदि दोनों सदनों से विधेयक पारित हो जाता है, अब पारित हो जाने के बाद फिर जो है आर्टिकल 111 के तहत वो राष्ट्रपति के पास जाता है और फिर राष्ट्रपति जो है उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो फिर विधेयक कानून बन जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं और वीटो शक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति का वीटो पावर भी होता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसको जो है वो पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग एक बार याद कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो है वीटो पावर कितना था। तो हम लोग जानते हैं ना राष्ट्रपति का वीटो पावर है क्या क्या है। तो राष्ट्रपति का वीटो पावर अलग है, क्षमादान शक्तियाँ जो है बात करते हैं वो अलग है आपका, ठीक है ना। तो वो भी आप याद रखिएगा। तो अगर हम लोग देखें राष्ट्रपति का वीटो पावर, जैसे कि आपका आत्यांतिक वीटो है, जैसे कि निलंबनकारी वीटो है, जैसे कि जेबी वीटो है, तो ये सभी वीटो कर सकता है ना। तो इस सभी के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो और ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार के लिए कोई विधेयक को वापस लौटा देता है, उसके बाद विधेयक वो वापस से सेम उसी तरह कुछ भी चेंजेस करके नहीं, वापस वो दोनों सदनों से पास होकर वापस आता है, तो फिर राष्ट्रपति को ऐसे में साइन करना बहुत अनिवार्य है। बात यह है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं तो सरकार ने उसे अगर दोबारा भेजे सब कुछ करके जांच करके, तो ऐसे में राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, उनको एनी हाउ करना पड़ेगा। और ये जो प्रक्रिया है वो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये चीज़ लाया गया है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये चीज़ लाया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यदि किसी एक विधेयक को एक सदन पारित कर देता है और दूसरा सदन उसको असहमति जता देता है तो इस स्थिति में संवैधानिक गतिरोध हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कभी कभी क्या होता है ना कि एक सदन बिल को तो पास कर दिया लेकिन दूसरा सदन उस बिल को रोक देता है और ऐसे में दोनों में संवैधानिक गतिरोध हो जाता है। तो गतिरोध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास जो है वो संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान होता है आर्टिकल 108 के तहत। तो अगर दोनों सदनों में गतिरोध हो गया है ना कि एक सदन पास करके भेज दिया दूसरा सदन पास कर भी नहीं किया है, तो ऐसे में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान कर सकता है कौन, राष्ट्रपति, संविधान 108 के तहत। समझ में आया ना। तो ऐसा कहानी फिर आपको पता होना चाहिए यहाँ तक। तो ये हम लोग देखते हैं आपका कि विधेयक बनने के पीछे क्या क्या कहानी है, कैसे विधेयक कोई कानून बनता है। तो अगर हम लोग एक बार रिकैप देखें तो हम लोग जान रहे हैं कि संसद में विधेयक जो है कैसे बनता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि संसद का कानून बनाने की प्रक्रिया यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस इन पार्लियामेंट। तो हम लोग जानते हैं भारत में कानून जो है वो संसद बनाती है। संसद का तीनों अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से होकर गुजरता है। उसके बाद हम लोग जो है वो बिल के प्रकार देख रहे थे। तो बिल देखे थे ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका साधारण बिल, उसके बाद है
साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल, उसके बाद धन विधेयक यानी कि मनी बिल, तीसरा है वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल, और चौथा है संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये हो गया साधारण बिल। जानते हैं हम लोग कि जो भी वित्त, धन और संविधान संशोधन संबंधित नहीं होगा उसको साधारण बिल कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सरकारी विधेयक, एक आपका गैर सरकारी विधेयक। यहाँ तक जानते हैं। उसके बाद कोई भी विधेयक हो, तो कोई भी विधेयक को जो हम लोग जानते हैं कि किसी भी विधेयक को प्रत्येक सदन में 3-3 चरणों से गुजरना होता है। अगर सपोज कीजिए कि मान के अगर कोई है विधेयक लोकसभा में पास आया है, लोकसभा में आया है, तो वो लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। जानते हैं हम लोग यहाँ तक, राष्ट्रपति के पास लास्ट में जाएगा। तो पहले देखेंगे लोकसभा में अगर आया कोई विधेयक, मान लीजिए सपोज कीजिए लोकसभा में आया, तो लोकसभा में पहले वो 3 चरण से यहाँ पे गुजरेगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में 3 चरणों से गुजरेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसके ऊपर हाँ भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति उसके ऊपर ना भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। तो ये वीटो पावर भी प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है ना। हाँ ना या लौटा भी सकते हैं, या फिर उसको अपने पास रख भी सकते हैं पॉकेट वीटो के रूप में, ठीक है ना। तो ये हम लोग जान गए हैं। तो यहाँ तक तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए था। और हम लोग राष्ट्रपति के बारे में ये भी देखें, अगर कोई विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा भी दिए, तो ऐसे में अगर दोबारा उसको आता है वापस से पास होकर, तो ऐसे में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत वो बाध्यकारी है उनके ऊपर साइन करने के लिए राष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति का कोई भी जो है वो नहीं चलेगा। फिर हम लोग ये भी जानें कि अगर अगर कोई विधेयक है वो एक सदन में पास हो गया है और दूसरे सदन में पास नहीं हुआ है संवैधानिक, फिर अगर पास नहीं होता है, गतिरोध हो जाता है, तो ऐसे में जो है वो आपका संवैधानिक प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, तो आपका जो है संवैधानिक गतिरोध हो जाता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक का प्रावधान करते हैं आर्टिकल 108 के तहत। फिर हम देखेंगे संयुक्त बैठक क्या होता है वो देख लीजिए। तो आर्टिकल 108 इसमें ज्वाइंट सीटिंग यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि दोनों सदनों के मध्य संविधान गतिरोध कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक पैदा होने की स्थिति में जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान करते हैं। तो अगर दोनों सदनों में अगर क्या हो जाएगा, संवैधानिक गतिरोध हो जाएगा, एक सदन पास कर देगा, दूसरा सदन पास नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो संवैधानिक गतिरोध हो जाएगा। तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है वो आपका अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकते हैं। आगे देखो संयुक्त ये बैठक का प्रावधान कब कब हो सकता है, तो इसका प्रावधान जो है 3-4 कंडीशन में हो सकता है। जैसे एक सदन विधेयक को पारित कर देता है और दूसरा सदन उसके ऊपर असहमति जता देता है कि नहीं हम पास नहीं करेंगे, तो ऐसे में संयुक्त बैठक हो सकता है। दूसरा कि अगर दोनों सदनों के मध्य में असहमति हो जाए, तो दोनों सदनों के मध्य में अगर असहमति हो जाए तो ऐसे में ये पास कर दिया जाएगा, मतलब पास नहीं किया जाएगा, मतलब संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकते हैं। दूसरा सदन अगर किसी विधेयक को 6 महीने से अधिक किसी विधेयक को अगर रोक देता है, तो 6 महीने से अगर अधिक किसी विधेयक को दूसरा सदन रोक देता है, कोई भी सदन हो, अगर कोई विधेयक राज्यसभा से लोकसभा में गया है और वहाँ पर 6 महीने रोक दिए हैं, तो भी संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा सकता है। कोई विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में गया हो, वहाँ पे भी 6 महीने से अधिक उसको लटका दिया गया है, तो उसको भी आप वहाँ पे भी जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकते हो। तो संयुक्त बैठक प्रावधान राष्ट्रपति करता है, हम सभी को पता है, ये बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन संयुक्त बैठक का अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता है। कौन करता है, तो आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसके अलावा बताया गया कि इन तीनों कंडीशन में अगर कोई भी परिस्थिति आती है, तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है वो आपका संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो अगर इन तीनों अगर जो बताए हैं कि पहला सदन एक सदन पास कर देगा, दूसरा सदन उसको असहमति जता देगा, फिर दोनों सदनों में अगर असहमति हो जाएगा किसी भी कारणवश से, या फिर एक सदन पास कर देगा, दूसरे सदन उसको 6 महीने से अधिक विधेयक को रोक के रख देगा, तो ऐसे में इन तीनों अगर परिस्थितियाँ उत्पन्न होगा, ये तीन को परिस्थिति अगर उत्पन्न होता है, तो फिर राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकते हैं। अब आगे देखिए हम लोग 118 संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 में दिया गया है, वहीं संयुक्त बैठक की प्रक्रिया 118 में दिया गया है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 में दिया गया है, जबकि संयुक्त बैठक की प्रक्रिया 118 में, प्रावधान 108 में, प्रक्रिया 118 में, ठीक है। तो संयुक्त बैठक की प्रक्रिया यानी कि ज्वाइंट सीटिंग प्रोसीड्यूर संयुक्त बैठक की प्रक्रिया। संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में और संयुक्त बैठक की प्रक्रिया आर्टिकल 118 में। आगे देख लीजिए प्रक्रिया कैसे कैसे होगा वो देख लीजिए। संयुक्त बैठक हमेशा लोकसभा में आयोजित की जाती है। तो संयुक्त बैठक जो है वो हमेशा लोकसभा में ही आयोजित किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा के नियमों के अनुसार ये चलेगा पूरी तरीके से। तो अगर संयुक्त बैठक का प्रावधान राष्ट्रपति करते हैं, तो ये जो है
ये लोकसभा में आयोजित की जाएगी। लोकसभा में ही संयुक्त बैठक का जो है वो मीटिंग होगा, बैठक होगा, और इसमें पूरी तरीके से लोकसभा का ही नियम कानून फॉलो किया जाएगा, राज्यसभा का नहीं। ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 118 लोकसभा ये संयुक्त बैठक की प्रक्रिया। तो आर्टिकल 118 क्लॉज 4 है। तो आर्टिकल 118 क्लॉज 4 इसमें बोला गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के बारे में, कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, यानी कि चेयरमैनशिप ऑफ ज्वाइंट मीटिंग। तो जो भी ज्वाइंट मीटिंग होगा, संयुक्त बैठक होगा, इस संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा, ये आपका आर्टिकल 118 क्लॉज 4 में ये बात कहा गया है। आर्टिकल 118 क्लॉज 4 में तो देखिए, लोकसभा में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता वो हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा में मतलब संयुक्त बैठक का संयुक्त बैठक तो आपका लोकसभा में आयोजित किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष ही उसको ऊपर वहाँ बैठेगा, अध्यक्षता करेगा, और यहाँ पे पूरा नियम जो है लोकसभा का ही लगेगा। लोकसभा के अध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसे में लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगर अध्यक्ष नहीं रहा तो उपाध्यक्ष करेगा अध्यक्षता। लोकसभा का अगर उपाध्यक्ष भी नहीं रहा तो ऐसे में राज्यसभा का जो है वो उपसभापति संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करेगा। सभापति नहीं करेगा, सभापति तो राष्ट्रपति है ना भैया, तो राष्ट्रपति जी नहीं करेंगे। तो अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, उपाध्यक्ष भी नहीं रहा तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करेंगे, सभापति नहीं करेंगे, क्योंकि सभापति जो है वही तो आपके राष्ट्रपति है ना। तो यही याद रखिएगा। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है वो, अगर वो नहीं रहते, लोकसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहते हैं, उसके अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति जो है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ये हम लोग जानते हैं, यहाँ पे आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं तो उपसभापति राज्यसभा का। आगे देख लीजिए, अगर राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं रहा, अरे बाप रे बाप, तो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य जो है वो करेगा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। तो अगर अध्यक्ष नहीं रहा तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं रहा तो राज्यसभा का उपसभापति, और अगर उपसभापति राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं रहा तो लोकसभा का वरिष्ठ व्यक्ति या वरिष्ठ सदस्य, ठीक है, ये अध्यक्षता कर लेगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए, संयुक्त बैठक अभी तक वर्तमान में कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जी हाँ हुआ है, 3 बार हुआ है संयुक्त बैठक। एक दहेज प्रथा अधिनियम 1960 और 1961 में आया था, तो उस समय जो है वो आपका संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था। दहेज प्रथा 1960 और 1961 के समय। उसके बाद बैंकिंग सेवा अधिनियम 1977 और 1978 के समय। तो बैंकिंग सेवा अधिनियम 1977 और 1978 के समय संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था। वहीं आतंकवाद निरोध संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था। इसमें हम लोग पोटा को लाए थे, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। निवारक निरोध क्या होता है कि किसी को शक के आधार पर पहले गिरफ्तार कर लो। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में आया था ना, कि किसी को भी शक होगा भैया, वहाँ पे एक एक्ट लाया था कि कोई किसी को भी शक होगा गिरफ्तार कर लो। तो सेम उसी तरह निवारक निरोध भी है। पोटा भी क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये 2002 में आया था। तो दहेज प्रथा अधिनियम, बैंकिंग सेवा अधिनियम और आतंकवाद निरोध संरक्षण अधिनियम, इन तीनों जो है अधिनियमों में आपका गतिरोध हुआ था, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था। आगे देख लीजिए, सामान्यतः सरकार संयुक्त बैठक तब बुलाती है जब लोकसभा में बहुमत हो और राज्यसभा में स्थिति अगर कमज़ोर हो। तो हम लोग जानते हैं कि ये संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति, वही बुलाएगा, वही बैठक करवाएगा। और राष्ट्रपति जो है पूरी तरीके से काम करता है मंत्रिपरिषद के अंडर, मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन है, तो मोदी जी, मतलब प्रधानमंत्री। तो सिंपल सी बात है कि प्रधानमंत्री अगर रिकमेंडेड करेंगे राष्ट्रपति को कि आप संयुक्त बैठक बुलाइए, तो बुला सकते हैं, नहीं बुला सकता है, हाँ। कभी कभी ये ना व्यक्तिगत नहीं बोलेंगे, मतलब ये कभी कभी ना अपना ये लालच से भी होता है कि भैया, अपना स्वार्थ के लिए भी होता है कि यार हम लोग का स्थिति राज्यसभा में थोड़ा सा बहुमत कम है, राज्यसभा वाले ये लोग हमेशा जो है गतिरोध करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं, इसको हम लोग संयुक्त बैठक में बुलवा देते हैं, संयुक्त बैठक बुलवाते हैं, और लोकसभा में तो हमारा बहुमत है ही, तो इसको हम लोग पास भी करवा देंगे। तो सामान्यतः सरकार संयुक्त बैठक तब बुलाती है जब लोकसभा में बहुमत हो। अगर लोकसभा में बहुमत है तो भैया
वो तो बिल ऐसे ही पास हो ही जाएगा। और राज्यसभा में बहुमत कम है तो संयुक्त बैठक बुला के जो है वो लोकसभा के द्वारा वो उसको पास करवा सकता है, ये अगर ये सरकार चाहे तो, क्योंकि सरकार के सलाह पे ही ना राष्ट्रपति काम करेगा। अब देख लीजिए, संयुक्त बैठक को पारित करने के लिए उपस्थित और जो मतदान देने वाले सदस्य होंगे उनका कुल बहुमत होना चाहिए 50% + 1। तो 50% + 1 ये होना चाहिए उपस्थित, और मतदान देने वाले कुल बहुमत इतना होना चाहिए 50% + 1। ठीक है ना, यहाँ तक आपको अब किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका लोकसभा का संयुक्त बैठक प्रक्रिया 118 में। ठीक है ना, और 118 क्लॉज 4 में ज्वाइंट मीटिंग के बारे में, यानी कि संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कैसे होगा वो बतलाया गया है। इसके बाद आर्टिकल 118 क्लॉज 1 में प्रस्ताव का चर्चा किया गया है। किसका? तो प्रस्तावों का चर्चा किया गया है। देखिए 118 संयुक्त बैठक की प्रक्रिया, पहला 118 क्लॉज 4 यहाँ पे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। फिर 118 क्लॉज 1 इसमें प्रस्तावों की चर्चा की गई है, यानी कि मोशंस की चर्चा की गई है। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। तो मोशन यानी कि प्रस्ताव की चर्चा संविधान के आर्टिकल 118 क्लॉज 1 में किया गया है। संविधान के आर्टिकल 118 क्लॉज 1 में किया गया है। ठीक है, कैसे कैसे है वो देख लीजिए। पहला है आपका प्रस्ताव। प्रस्ताव बहुत सारे प्रस्ताव हैं, एक बार हम आपको बता देते हैं। काम रोको, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव, यानी कि एडजॉर्मेंट मोशन। दूसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यानी कि मोशन ऑफ अटेंशन। तीसरा है निंदा प्रस्ताव, यानी कि आपका सेन्यूर मोशन। चौथा है आपका अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। पांचवा है आपका विश्वास प्रस्ताव, यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन। छठा है आपका धन्यवाद प्रस्ताव, यानी कि मोशन ऑफ थैंक्स। और इसके बाद 2 और होता है, प्रस्ताव नहीं है, ये अलग चीज़ है, जैसे कि सचेतक, जैसे कि विप। और एक होता है आपका आधे घंटे की चर्चा, यानी कि हाफ एन आवर डिस्कशन, ये होता है। ये सभी को हम लोग प्रस्तावों के अंदर ही शामिल करके पढ़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले काम रोको या फिर स्थगन प्रस्ताव। तो प्रस्ताव जो है वो आप देख लीजिएगा आपके कितने हैं, तो 2, 4 और 6 गो है। तो प्रस्ताव 6 गो है। कौन कौन है? काम रोको या फिर स्थगन प्रस्ताव पहला, फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दूसरा, तीसरा निंदा प्रस्ताव, चौथा अविश्वास प्रस्ताव, पांचवा विश्वास प्रस्ताव, छठा धन्यवाद प्रस्ताव। तो ये 6 गो प्रस्ताव है, याद कीजिएगा। ठीक है, पहला देखो, काम रोको या फिर स्थगन प्रस्ताव किसको कहते हैं, यानी कि एडजर्नमेंट मोशन किसको कहते हैं, जो देख लो। किसी भी सदन की चल रही कार्रवाई को रोककर तत्कालिक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना, इसको हम लोग बोलते हैं काम रोको या फिर स्थगन प्रस्ताव। काम रोको मतलब इस काम को रोक दीजिए, स्थगन मतलब इस काम को स्थगित कर दीजिए। तो अगर कोई भी चर्चा चल रहा होगा सदन में, कोई भी कार्रवाई चल रहा होगा, उसको एकदम रोक के बीच में ही, और जो भी तत्कालिक विषय होगा, तत्कालीन महत्वपूर्ण जो विषय होगा उसके ऊपर चर्चा करना, उसको बोलते हैं काम रोको या फिर स्थगन प्रस्ताव, उसको कहा जाता है। तो काम रोको या स्थगन प्रस्ताव किसको कहते हैं, समझ में आया? तो काम रोको या फिर स्थगन प्रस्ताव कि किसी भी सदन की चल रही कार्रवाई को रोककर तत्कालिक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना, यही काम रोको या फिर स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। इसका क्या है कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना है कि भैया ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा साधारणतः 4 बजे के बाद काम रोको प्रस्ताव आता है, 4 बजे के पहले नहीं आता है। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा का कार्रवाई जो है वो 2 से 6 तक चलता है, और राज्यसभा 2 से 5 तक चलता है। और काम रोको या फिर जो स्थगन प्रस्ताव है वो कब लाया जाता है, तो सामान्यतः 4 बजे के बाद लाया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका काम रोको या फिर स्थगन प्रस्ताव। अब देख लो, सेकेंड आता है आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं मोशन ऑफ अटेंशन। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यानी कि मोशन ऑफ अटेंशन, ये क्या होता है वो देख लो। सदन की चल रही कार्रवाई को रोककर किसी तत्कालिक महत्वपूर्ण विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करना, इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं।
तो एक तरह समझो ना, काम रोको या फिर स्थगन प्रस्ताव जैसे है, सेम उसी तरह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है, सेम वही है कि वहाँ पे भी कोई भी सदन में अगर चल रहा है, अगर कार्रवाई को रोक के तत्कालिक में इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा करना, वो भी यही है। इसमें है कि गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना है। उसी तरह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में क्या है कि सदन की चल रही कार्रवाई को रोककर किसी तत्कालिक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मंत्री का ध्यान आकर्षित करना। तो किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना, वहाँ पे था कि एक डिफरेंस है कि यहाँ पे है काम रोको में किसका, सरकार का ध्यान आकर्षित करना है, किसका, तो सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। जबकि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना है। तो सदन में चल रही कार्रवाई को रोककर तत्कालिक महत्वपूर्ण विषय पर किसी महत्वपूर्ण विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करना, इसको बोलते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। और सरकार का अगर ध्यान आकर्षण करना है तो उसको बोलेंगे काम रोको या फिर स्थगन प्रस्ताव। अगर ये हम लोग ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यानी कि मोशन ऑफ अटेंशन की बात करें तो ये प्रक्रिया जो है वो आपका 1954 से स्टार्ट हुई है। कब से? 1954 से। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है निंदा प्रस्ताव। क्या है? तो निंदा प्रस्ताव जिसको बोलते हैं सेन्यूर मोशन। तो निंदा प्रस्ताव यानी कि सेन्यूर मोशन क्या होता है वो देख लीजिए। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में सरकार या मंत्री के खिलाफ सही कार्य न करने पर लाया जाता है। तो निंदा प्रस्ताव यानी कि निंदा करना, तो ये प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जाता है और सरकार और जो आपका मंत्री है उसके खिलाफ ये लाया जाता है कि भैया आप सही काम नहीं कर रहे हैं, तो ये निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा क्योंकि सरकार लोकसभा का चल रहा है, लोकसभा में है। तो लोकसभा में ही सरकार के प्रति या फिर किसी जो मंत्री के प्रति सही तरीके से काम ना करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लोकसभा जो है, क्योंकि सरकार जो है वो लोकसभा के प्रति करती क्या है, उत्तरदायित्व, जिम्मेदार है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इनका उत्तरदायित्व है। तो ये आपका आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के तहत हम लोग जानते हैं। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में क्या कहा गया है कि लोकसभा की सरकार जो है वो लोकसभा में उत्तरदायित्व होता है, राज्यसभा में नहीं। सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ये राष्ट्रपति के प्रति, मंत्री लोग का है ना। तो सरकार जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व इनका है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के तहत। इसके अलावा देखो, यह प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार गिर जाता है। अगर निंदा प्रस्ताव अगर आया और निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगा। ठीक है भैया, क्योंकि ये केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। किसी भी मंत्री और सरकार के खिलाफ सही काम नहीं करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाएगा, निंदा प्रस्ताव। और निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाएगा। और ये जो है हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के तहत सरकार जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। ठीक है। इसके बाद एक और प्रस्ताव आता है जिसको बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? अविश्वास प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या कहते हैं? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। और बताया जाता है कि भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। संसदीय प्रकार की व्यवस्था है तो इसमें एक राष्ट्र का भी प्रमुख होगा, एक देश का भी प्रमुख होगा, और जो सरकार होगा वो सरकार लोकसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायित्व होगा, यानी जिम्मेदार होगा। वो आपका आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के तहत। तो अभी हम लोग जाने थे कि आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के तहत जो है लोकसभा ये सरकार जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है सरकार संसदीय व्यवस्था के अनुसार। तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। सदन में 50 सदस्य इस प्रस्ताव को ला सकते हैं। अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव को लाना है तो अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए सदन में कम से कम 50 गो सदस्य का मंजूरी होना चाहिए। 50 गो सदन के सदस्य, अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य 552, कहीं कहीं 550 लिखा रहता है। मान लीजिए 550 सदस्य हैं, जिसमें से 530 राज्यों से और 20 गो लोकसभा ये यूनियन टेरिटरी से चुनना है। वह अभी वर्तमान में 500 कितना है तो 43 सदस्य हैं। ठीक है ना, जिसमें से 530 आपका राज्यों से हैं, जबकि 13 जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। तो 543 में से अगर 50 गो सदस्य मिल के चाहे तो वो सदन में अविश्वास प्रस्ताव को ला सकते हैं। ठीक है ना। और इसको 50% प्लस 1 यदि प्रस्ताव को पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। यहाँ भी सरकार गिर जाएगा। निंदा प्रस्ताव में भी अगर पारित हो जाएगा तो सरकार गिर जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव भी अगर 50 सदस्य उसको लाएंगे
उसके बाद उसको बहुमत होगा, मतलब ये उसके ऊपर वोटिंग होगा, और अगर 50% प्लस एक यानी कि इतना का सदस्य अगर मंजूरी दे देते हाँ ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, फिर सरकार गिर जाएगा। अभी तक देखिएगा तो आप टोटल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। कितना बार याद रखिएगा, 27 बार जो है वो टोटल अविश्वास प्रस्ताव आया है। और प्रथम अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात कीजिएगा तो आपका 1963 में आया था, जो कि आचार्य JB कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध लाया गया था 1963 में ही। तो अभी तक टोटल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। और आचार्य JB कृपलानी वो जो है वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, ठीक है ना। तो ये आपका अविश्वास प्रस्ताव ये है। तो अविश्वास प्रस्ताव जान गया है ना। अब देख लीजिए एक और प्रस्ताव होता है, वो है आपका विश्वास प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। तो विश्वास प्रस्ताव क्या होता है यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन, वो देख लीजिए। सरकार स्वयं या फिर बहुमत लोकसभा में साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाती है। सरकार स्वयं का जो बहुमत है यानी खुद का बहुमत कि हम लोग बहुमत में हैं, तो इस बहुमत को पेश करने के लिए लोकसभा में, इस बहुमत को साबित करने के लिए लोकसभा में जो है वो विश्वास प्रस्ताव लाती है, यानी कॉन्फिडेंस मोशन। तो गवर्नमेंट है जो सरकार जो है वो स्वयं खुद का बहुमत लोकसभा में ये साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन को लाती है। देख लीजिए विश्वास प्रस्ताव साबित करने में गिर गई कौन कौन सरकार, वो देख लीजिए। कौन कौन सरकार जो विश्वास प्रस्ताव ला रही थी और नहीं साबित कर पाई, तो सरकार गिर गया। जैसे कि 1990 में BP सिंह का सरकार गिरा, 1997 में HD देवेगौड़ा का सरकार गिर गया, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी का भी सरकार गिर गया। तो 1990, 97, 98 BP सिंह, HD देवेगौड़ा और आपका अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार गिर गया था विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में साबित नहीं करने के कारण, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका विश्वास प्रस्ताव, ठीक है ना। कभी कभी राष्ट्रपति भी विश्वास प्रस्ताव ये लोकसभा में साबित करने के लिए बोलता है, अगर नहीं साबित कर पाइएगा तो आपका सरकार गिरा देगा, राष्ट्रपति भी ऐसा करता है। इसके बाद एक और प्रस्ताव आता है 6 नंबर का, वो है आपका धन्यवाद प्रस्ताव यानी कि मोशन ऑफ थैंक्स। अब ये जो धन्यवाद प्रस्ताव है ये आपका क्या कहलाता है वो देख लीजिए आप, ठीक है ना। धन्यवाद प्रस्ताव, तो धन्यवाद प्रस्ताव प्रत्येक आम चुनाव के बाद साल का प्रथम सत्र में राष्ट्रपति पेश करता है। जो आपका धन्यवाद प्रस्ताव है ये प्रत्येक आम चुनाव के बाद, हर एक आम चुनाव के बाद साल का जो प्रथम सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव पेश करता है। और धन्यवाद प्रस्ताव को सरकार तैयार करती है, और इससे सरकार की उपलब्धियों, अचीवमेंट, सरकार की भविष्य की योजनाओं, इन सभी का चर्चा किया जाता है। तो जब नया नया सरकार बनता है ना, तो नए नए सरकार बनने के बाद वो धन्यवाद प्रस्ताव लाती है, और उस धन्यवाद प्रस्ताव को तैयार सरकार करेगी, और उसको पेश जो है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और उसमें जो है वो सरकार अपना अपना उपलब्धियाँ यानी कि अपना अपना अचीवमेंट को बताता है, और भविष्य में उसका क्या क्या योजना है, क्या क्या प्लान है, वो सभी को सरकार जो है वो पटल पे रखता है। तो ये है आपका धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया धन्यवाद प्रस्ताव। अब धन्यवाद प्रस्ताव के बाद जो है वो क्या होता है वो देख लीजिए। यहाँ पे प्रस्ताव जो है वो आपका 6 गो था, वो 6 प्रस्ताव आपका कंप्लीट हो गया। 6 प्रस्ताव जो है वो आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब देख लीजिए एक आता है आपका सचेतक। सचेतक क्या होता है यानी कि विप यानी कि सचेतक। देख लीजिए किसी राजनीतिक दल का उस दल के सदस्यों के प्रति अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया गया एक आदेश है। तो एक ना सचेतक यानी कि विप भी जारी किया जाता है। तो कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल जो है वो उस दल के, अपने दल के सदस्यों में जो भी, हम लोग जानते हैं ना क्या, हर जैसे कि अगर आप आर्मी में जाते हैं तो आर्मी का अपना एक डिसिप्लिन है, अपना एक आपका उसका नियम कानून है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सेम उसी तरह कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, राजनीतिक जो दल होती है, वो दल अपने दल के सदस्यों के लिए एक गाइडलाइन, एक अनुशासन बनाए रखने के लिए, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए एगो आदेश, एगो गाइडलाइन जारी करती है। आदेश बोले तो ऑर्डर, और एगो गाइडलाइन बोले तो हम लोग एक दिशा निर्देश जारी करती है। और कोई भी सदस्य अगर इस सचेतक यानी व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सदन का अध्यक्ष करेगा। तो सदन का अध्यक्ष, अगर लोकसभा की बात करें तो ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो सचेतक का यानी कि व्हिप का अगर आज्ञा का नहीं का अगर नियम का उसका पालन नहीं करेगा, जो
सचेतक है, जो व्हिप है, व्हिप में जो भी दिशा निर्देश दिया गया है, जो भी गाइडलाइन जारी किया गया है, अगर उसको कोई भी सदस्य अगर फॉलो नहीं करता है तो ऐसे में उसके ऊपर क्या होगा, फिर कार्रवाई होगा और वो लोकसभा का अध्यक्ष कार्रवाई करेगा। लोकसभा का नहीं मतलब सदन का अध्यक्ष जो भी रहे, अगर राज्यसभा का रहे तो राज्यसभा का सभापति ये सब करेगा उसके ऊपर कार्रवाई, अगर लोकसभा में रहे तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, ये सचेतक होता है। एक पॉइंट और जान लीजिए, वो है आपका आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा क्या होती है, यानी कि हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। तो आधे घंटे की चर्चा यानी कि हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होता है वो देखिए। सदन का अध्यक्ष सप्ताह में 3 दिन 30 मिनट का चर्चा करता है, उसको हम लोग आधे घंटे की चर्चा कहते हैं। तो सदन का जो भी अध्यक्ष है, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का सभापति, तो सदन का अध्यक्ष सप्ताह में, वीक में 3 दिन आधा घंटा का चर्चा करेगा। तो सप्ताह में 3 दिन आधे घंटा की चर्चा करेगा, उसी को हम लोग 30 मिनट चर्चा करता है, उसी को हम लोग आधे घंटा की चर्चा यानी कि हाफ एन आवर डिस्कशन कहते हैं। तो हाफ एन आवर डिस्कशन किसको कहा जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा, आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल की क्लास में हम लोग संसदीय समितियां के बारे में पढ़ेंगे और संसदीय समितियों को भी हम लोग कल की क्लास में ही कंप्लीट कर लेंगे। समितियां ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा ही है, ये आपको जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या बोलें, आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ें, एक बार हम लोग रिकॉल कर ले। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि संसद का कानून बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है, वो पूरा हम लोग आज के बारे में जाने हैं। हम लोग जाने कि भारत में संसद जो है वो कानून बनाती है, और हम लोग जानते हैं कि कोई विधेयक है, विधेयक पहले पेश किया जाता है, विधेयक ही कानून बनता है। विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। आज हम लोग साधारण विधेयक के बारे में पढ़े हैं, जाने हैं। आगे क्लास में हम लोग धन विधेयक और वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में भी जानेंगे धीरे धीरे करके। और अभी बता दें तो पहले हम लोग साधारण विधेयक के बारे में जाने। साधारण विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। उसके बाद कोई भी जो विधेयक है, वो कोई भी विधेयक कानून बनने से पहले किस किस प्रोसेस से गुजरता है वो हम लोग जाने हैं। तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग समझते, यहाँ पढ़े थे कि कोई भी जो बिल है यानी कि विधेयक जो है वो प्रत्येक सदनों में 3-3 चरणों से होकर गुजरेगा। प्रत्येक चरण में 3-3 चरण से होकर गुजरेगा। 3 चरण पहले सदन से, फिर दूसरा सदन में भी 3 चरण गुजर जाएगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे तो वो कानून बन जाएगा। ये हम लोग देखें। फिर देखिए कि अगर किसी भी तरह का अगर एक सदन पास कर देगा, दूसरे सदन अगर पास नहीं करता है या गतिरोध हो जाता है तो ऐसे में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है, संयुक्त बैठक 108 के तहत। फिर देखिए 118 में संयुक्त बैठक की प्रक्रिया दी गई है। फिर वहीं 118 क्लॉज 4 में ज्वाइंट सीटिंग की जो है यानी कि संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा इसके बारे में बताया गया है। फिर अभी तक कितने बार संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है वो भी हम लोग जानते हैं। संयुक्त बैठक का जो है वो कैसे पास होता है वो भी जानते हैं। फिर हम लोग जाने कि संयुक्त बैठक जो है कभी कभी ये अपने स्वार्थ के लिए भी लाया जाता है सरकार के द्वारा, वो भी हम लोग समझे। उसके बाद आर्टिकल 118 क्लॉज 1 में प्रस्तावों की चर्चा की गई है, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, जैसे कि काम रोको या फिर इसी को स्थगन प्रस्ताव भी कहते हैं, एक ये हो गया। दूसरा जैसे कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तीसरा निंदा प्रस्ताव, चौथा अविश्वास प्रस्ताव, पांचवा विश्वास प्रस्ताव और छठा हो गया आपका धन्यवाद प्रस्ताव। तो ये 6 तरह के प्रस्ताव पढ़े हम लोग आर्टिकल 118 क्लॉज 1 के तहत प्रस्तावों की चर्चा की है 6 प्रकार के। उसके बाद एक वो गाइडलाइन होता है व्हिप जिसको हम बोलते हैं सचेतक, ये जाने। उसके बाद आधे घंटे की जो चर्चा होती है उसको भी हम लोग पढ़े, हाफ एन आवर डिस्कशन, उसके बारे में भी जाने। तो ये हम लोग आज के क्लास में यहाँ तक हम लोग पढ़े। तो ये था आपका विधेयक के बारे में। आज हम लोग साधारण विधेयक को कंप्लीट किए हैं। अब बाकी बात चाहे वो धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, संविधान संशोधन विधेयक हो या फिर साधारण विधेयक हो, वो विधेयक से कानून कैसे बनता है तो सारा प्रोसेस सबका एक ही जैसा है। तो हम लोग चारों का प्रोसेस एक ही जैसा लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग यही लिखेंगे कि पहले सदन में 3 चरण से पास होगा, दूसरे सदन में भी 3 चरण से पास होगा, सेम यही कहानी लिखना है, वहाँ पे आपको कोई भी अलग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे क्लासेस में धन विधेयक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर वित्त विधेयक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे चलते जाएंगे, आपको किसी भी तरह का कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग जो है संविधान की जो है संसदीय समितियां होती है उन संसदीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग कुछ जो है आपका संचित निधि के बारे में जानेंगे, लोक लेखा निधि के बारे में जानेंगे, आकस्मिक निधि के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर हम लोग बजट क्या होता है बजट के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वित्त विधेयक क्या होता है
वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, उनको जानेंगे। 2 श्रेणी होता है, उनको बारे में जानेंगे। फिर संविधान संशोधन विधेयक के बारे में जानेंगे। धन विधेयक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर ये सब पढ़ के जो है हम लोग का संघ वाला टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब संघ की जो विधायिका वाला टॉपिक जो था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। संघ की विधायिका भी पूरा, संघ की विधायिका में ये सब शामिल होता है, तो हम लोग यहीं पे पढ़ के इसको निपटा के आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम लोग संघ की जो है न्यायपालिका की तरफ चलेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट पढ़कर फिर हम लोग इसको आगे, इसके आगे हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे चलते जाएंगे। यहाँ पे आपको किसी भी तरह कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप ये वाला नोट्स जो अभी हम इसमें क्लास ले रहे हैं इससे आप पढ़ते चलिएगा, और लुसेंट भी याद करते चलिएगा फैक्ट उसका। और साथ ही साथ अगर आप घटा चक्र को लगा लेते हैं तो आपको फिर पॉलिटी में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। पॉलिटी आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा, समझे। तो ये है हम लोग का स्ट्रेटेजी, और हम लोग इसी के साथ जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको और भी कहीं भी कुछ भी भटकने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।